मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी का अवार्ड जाता है तन्नू और अमन को। तन्नू एक 24 साल की लड़की और अमन 27 साल का लड़का, दोनों दिल्ली की एक पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं। दोनों ही बिजनेस में इन्वॉल्व है। अमन की अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जबकि तन्नू की एक छोटी सी क्लोथिंग कंपनी है। तन्नू और अमन की सोसाइटी में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। सो आज उन दोनों को बेस्ट कपल का अवार्ड दिया जा रहा है। तन्नू और अमन दोनों हाथ पकड़ के स्टेज पर गई और मुस्कुराते हुए अवार्ड लिया, सबका धन्यवाद किया और दोनों हाथ पकड़े स्टेज से नीचे उतर आई। हर कोई उन दोनों को ही देख रहा था। पूरी सोसाइटी के सबसे यंग और हैप्पी कपल जो थे दोनों, अवार्ड तो इनके ही नाम होना था। सभी ने दोनों को बधाई दी और दोनों भी सबसे खूब खुश होकर मिले। हाथों में हाथ, मुंह पर प्यारी सी स्माइल, जो भी देखता जोड़ी की तारीफ ही करता। थोड़ी देर बाद दोनों फ्लैट में साथ गए। दरवाजा जोर से बंद हुआ और ये क्या, अमन ने अवार्ड एक तरफ फेंक दिया। अमन ने जोर से तन्नू का गला दबाते हुए कहा। उस गुप्ता से बड़ा हंस हंस के बात कर रही थी। तेरा ये कमीनापन जाने वाला नहीं, छोड़ो मुझे। अमन, मुझे दर्द हो रहा है। पर अमन मानो तन्नू को मार डालना चाहता था। यकीन ही नहीं होता, ये वही लोग हैं जो अभी बेस्ट कपल का अवार्ड लेकर लौटे हैं। कमरे के बाहर परफेक्ट कपल और कमरे में घुसते ही एक दूसरे की जान के दुश्मन। तन्नू ने अपना गला किसी तरह छुड़वा लिया और भाग के दूसरे कमरे में घुस गई और बेड पर लेट रोने लगी। कुछ साल पहले तन्नू यादों में खो गई। हमेशा से उनका रिश्ता ऐसा नहीं था। 4 साल पहले जब तन्नू ने कॉलेज में एडमिशन लिया था और अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात उसके सीनियर अमन से हुई थी। अमन एक बिजनेस फैमिली से था तो उसने MBA किया और 2 ही महीनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अमन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करते ही तन्नू को मना के उससे शादी कर ली। घर वाले भी खुश थे, पर तन्नू की उम्र अभी सिर्फ 20 की ही तो थी। शादी के 2 साल मानो सपनों से बीते, पर धीरे धीरे अमन का रवैया बदलने लगा। वो तन्नू को मारने पीटने लगा। न जाने दोनों के रिश्तों में क्या हुआ कि सब कुछ बिगड़ता ही गया। दोनों की लड़ाइयाँ बढ़ती ही गई। पर अमन की एक बात बहुत अच्छी थी, उसने अपनी लड़ाइयों को कभी घर के बाहर नहीं निकाला, जिससे दोनों बाहरी दुनिया के लिए एक परफेक्ट कपल थे और असलियत तो कुछ और थी। तन्नू ने 2 साल पहले ही अपना क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। पैसे और रुतबे में कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो बस प्यार की। तन्नू चाहती थी कि वो फिर से अपना पुराना मन पा ले, पर क्या ऐसा हो सकता था? अमन की माँ तन्नू से कहती कि एक बच्चे की ज़रूरत है और तुम दोनों कंप्लीट फैमिली बन जाओगे, पर अमन तो तन्नू के पास ही नहीं जाता था। 2 सालों में न जाने ऐसा क्या हो गया था जो दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए थे। तन्नू उठी, जाकर अवार्ड उठाया और बाकी के अवार्ड के साथ उसे भी सजा दिया। अमन चेंज करके बाहर चला गया था। वो घर पे बहुत कम रुकता और रुक भी जाता तो अपने लैपटॉप में घुसा रहता। उसकी इसी आदत के कारण तन्नू ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। घर पर बैठे बैठे वो बस बोर होती रहती थी, पर काम करने से उसका जिंदा होने का एहसास था। तन्नू ने अपने लिए चाय बनाई और बालकनी पर खड़ी होकर सड़क को देखने लगी और अपनी पुरानी यादों में गुम हो गई। जब अमन ने उसे कॉलेज में सबके सामने प्रपोज किया था, उस दिन वो बारिश में भीग गई थी और अमन उसके पास भागा भागा आया था और बेचारा नर्वस इतना था कि रेड की जगह येलो रोज देकर भागने वाला था। ये तो अच्छा हो जिया का, अमन की बेस्ट फ्रेंड, जिसने उसे हिम्मत देकर तन्नू के पास भेजा था। और आज ये सब क्या हुआ हमारे रिश्ते को अमन? तन्नू की आंखों में आंसू थे। तभी किसी ने बेल बजाई। तन्नू ने दरवाजा खोला तो बगल की कनिका भाभी थी, जो उनको अवार्ड मिलने की खुशी में विश करने आई थी। तन्नू ने अपने आंसू पोंछे और उनको अंदर बुला लिया। दोनों साथ में चाय पीती और फंक्शन की बातें करती रही। थोड़ी देर में अमन आया और कनिका भाभी को देख वहीं बैठ गया और तन्नू से कहा, मेरे लिए भी चाय लाओ जान। अमन के मुंह से ये सब सुन के तन्नू को अजीब लग रहा था। वो इतना दिखावटी हो जाएगा तन्नू ने कभी नहीं सोचा था। वो तलाक भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि घर वालों से क्या बोलेगी, सब तो उनको परफेक्ट पार्टनर मानते हैं। तन्नू यही सब सोच रही थी। उसे नहीं पता था कि अमन उसकी बगल में खड़ा है। चली गई भाभी
और ये अपना आंसू वाला मुंह थोड़ा अच्छे से रखा करो। सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितनी परेशान हो। तन्नू ने कुछ बोलना चाहा तो उसे चुप कराकर चला गया। तन्नू की आंखों में आंसू थे अपनी ही लाचारी को लेकर। उसकी अपनी मर्जी से शादी थी और फिर वो कारण क्या बताएगी सबको। तन्नू चुपचाप आकर कमरे में लेट गई और सोचने लगी, क्या होगा मेरी जिंदगी का। कभी कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, फिर भी खुशियां हमसे रूठ जाती है। वही हाल तन्नू का था। तन्नू रात भर सिसकती रही और अमन अपना लैपटॉप लेकर हॉल में चला गया था। किसी से इतना प्यार भी कभी मत करो कि जब वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम बर्बाद हो जाओ। तन्नू को आज समझ में आ रहा था कि शादी में जल्दबाजी करके उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गई थी। उस वक्त अमन अपने क्लासेस छोड़ के तन्नू का इंतज़ार करता था और आज वही अमन उसे देखना भी नहीं चाहता। तन्नू मन ही मन सोच रही थी, काश वो उन दिनों में वापस लौट पाती। उसे याद है जब एक बार अमन लेट हो गया था और फिर 2 दिन तक तन्नू से बात नहीं की थी। तब अमन ने शायरी सुनाई थी उसे। नादान है वो, उसे समझाइए कोई, बात ना करने से मोहब्बत कम नहीं होती। काश उस दिन की तरह आज भी अमन आकर उसे मना ले। ये सोचते सोचते तन्नू नींद की आगोश में थी। अगले दिन सुबह उठते ही तन्नू ने देखा कि अमन कहीं नहीं है। उसे फ्रिज पर एक नोट चिपका मिला, 2 दिन के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ। तन्नू का मन फिर से कसेला हो गया। इतनी नफरत की बताना भी जरूरी नहीं समझा। तन्नू फ्रेश हुई, चाय बनाया और बैठ के न्यूज़ देखते हुए चाय पीने लगी। थोड़ी देर में उसकी मेड चांदनी आ गई। चांदनी अपना काम धाम निपटाने लगी। चांदनी 21 साल की जवान लड़की थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। ऐसे में वो कभी कभी तन्नू के घर आकर अपने पति से बातें करती। उन दोनों की बातें सुनने के बाद तन्नू को लगता कि काश उससे भी कोई बात करने वाला होता। चांदनी उससे अमन के बारे में पूछती तो तन्नू के पास बताने को कुछ ना होता। तन्नू अपनी तुलना चांदनी से करती, कुछ भी तो नहीं है इसके पास, पर खुशियाँ उसका प्यार तो है। तभी तन्नू ने चांदनी को पास बुलाया और उससे बातें करने लगी। बातों बातों में चांदनी ने तन्नू के मन को टटोला और तन्नू ने भी सोच लिया था आज वो अपना मन हल्का कर ही लेगी। कब तक अकेलेपन का बोझ अपने सिर पर लेके बैठेगी। चांदनी भी काम निपटा के तन्नू के पास चाय रखकर बैठ गई। दीदी, मुझे पता है आपकी और अमन भैया की नहीं बनती, फिर आप क्यों रहती हो उनके साथ? आप पढ़ी लिखी हो, छोड़ दो उनको। तन्नू सोचने लगी, ये बात कितनी आसानी से बोल दी चांदनी ने, मगर क्या समाज करने देगा उसे ऐसा? दीदी बताओ ना, आखिर ऐसी क्या बात है? तन्नू ने अपनी बात चांदनी को बताना शुरू किया। 4 साल पहले जब अमन और मेरी शादी हुई तो हम अमन के परिवार के साथ ही रहते थे। नई नई शादी थी, प्यार भी था। हनीमून मनाते मनाते 2 साल कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं लगा। उस टाइम लगता मानो मैं ही सबसे खुशकिस्मत हूँ, पर असलियत अभी सामने आना बाकी थी। अमन का पूरा परिवार बिजनेस में था, अमन सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। मेरी जेठानी और सास आए दिन मुझे ताने मारने लगी। मेरी सास हर वक्त मेरे काम में कोई ना कोई कमी निकालने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझ में क्या कमी आ गई जो ये सब होने लगा। मेरी जेठानी को सिर्फ एक बेटी थी और मेरी सास चाहती थी कि मेरा एक बेटा हो जाए जल्द से जल्द। मैं सिर्फ 20 की थी, मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था। फिर भी उन सब की खातिर मैंने कंसीव किया। दिन बीत रहे थे। अमन के परिवार वाले खुद को जितना एडवांस दिखाते थे वो उतने थे नहीं। अमन के पापा और भैया का बिजनेस डूबने लगा था। अमन ने भी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था और वो भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। तब अमन की माँ ने मुझे घर से मदद मांगने को कहा। मैंने सबकी खातिर एक बार पापा से बात की। उन्होंने बिना कुछ कहे 10 लाख मुझे दे दिए। उसके बाद तो अमन की मम्मी मुझे बार बार घर से पैसे लाने को कहती। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने और उनकी बेटियों ने, जो अपने ससुराल से ज़्यादा मायके में रहती थी, अपने घर से ज़्यादा मायके के मामले में पड़ी रहती थी, उन सब ने मुझे अमन से कह के बहुत मार खिलवाई। उस समय मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं 20 साल की थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ इतना तेज़ी से बीता कि मैं डिप्रेशन में चली गई। अमन के घर वाले बच्चे के लिए मुझे सुनाते। अमन उतना ही करता जितना उसकी माँ कहती। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई।
मेरे पापा ने मेरा दोबारा एडमिशन करवा दिया और मेरी पढ़ाई और साथ में डिप्रेशन का इलाज भी चलने लगा। पर इस बीच मुझे इतना प्यार करने वाला मन कभी मिलने या मेरा हाल चाल पूछने नहीं आया। फिर मैंने पापा से कुछ पैसे लेकर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसकी सलाह मुझे मेरे दोस्त विक्रम ने दी थी। जब अमन को मेरे बिजनेस और तरक्की का पता लगा तो वो मुझे लेने आ गया। पर यहाँ पापा ने उसके सामने शर्त रख दी कि मैं उसके साथ दोबारा उस घर में सबके साथ नहीं रहूंगी, बल्कि उन्होंने मेरे लिए फ्लैट लिया जिससे मैं उन सबसे दूर रह सकूं। अमन उस वक्त मान गया। कुछ दिनों बाद ही हम इस घर में शिफ्ट हो गए। अमन का व्यवहार कुछ दिनों के लिए बदला। उसको अपने व्यापार के लिए पैसा चाहिए था, मैंने उसे दिया। पर जब उसका खुद का काम चलने लगा तो वो मुझे ऐसे देखता मानो मैं उसकी दुश्मन हूँ। बाकी लोगों के सामने, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा के सामने ऐसे दिखाता जैसे वो सबसे अच्छा हो। पर उसकी असलियत यहाँ मेरे सामने दिखती है। उसकी माँ और बहनों को लगता है मैं दुनिया की सबसे खराब औरत हूँ। अमन को भी यही लगता है कि मैंने उसे उसके परिवार से दूर कर दिया है। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि वो दुनिया की नज़र में पाक साफ है। सच तो ये है कि मैं अब भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझे गलत समझता है। कहते कहते तनु रोने लगी तो चांदनी ने उसे चुप कराया और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर चांदनी चली गई और तन्नू भी तैयार होकर अपने ऑफिस निकल गई। पर ऑफिस से घर आकर भी उसे क्या ही नसीब होता तन्हाइयों के अलावा। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में दर्द ही दर्द होता है, पर अपना दर्द दिखाने के लिए कोई उनके पास नहीं होता। ऑफिस में बैठे तन्नू सोचती है बदल देंगे अपनी जिंदगी को इस तरह, दीदार को तो दूर लोग बात करने को तरसेंगे। शाम को तन्नू घर आ जाती है और वो एल्बम उठा के देखने लगती है। कितनी खुश थी वो अपनी शादी के दिन। हर कोई उसकी किस्मत देख खुश था। इतना अच्छा परिवार, प्यार करने वाला पति, सब कुछ तो था, पर ऐसा होगा किसने सोचा था। तन्नू वो दिन याद करने लगी जब अमन उसके बिना एक पल नहीं बिताना चाहता था। पर सब कुछ बदल गया। तन्नू बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तन्नू अब खुद सोचती है कि एक बच्चा होता तो शायद अमन ऐसे मुंह ना मोड़ पाता। पर कैसे? आखिर वो कैसे अमन को फिर से करीब लाती? उसकी रोज रोज की ऐसी दिल जलाने वाली बातें तन्नू को परेशान करती थी। कुछ दिन बाद अमन आ गया था वापस। तन्नू और अमन के बीच बहुत कम बात होती। कभी सोसाइटी का कोई आ जाता तो दोनों नकली मुस्कान ओढ़ लेते। तन्नू ने जब भी अमन से बात करने की कोशिश की, अमन हमेशा उसे समझाने की बजाय बहस करता। इससे तन्नू भी बात कम करती थी। पर एक ही छत के नीचे ऐसे अजनबी सा रहना बहुत ही अजीब लगता था तन्नू को। पर शायद अमन को अब उसमें दिलचस्पी नहीं थी। दिन बीत रहे थे, दोनों मशीन की तरह बस काम करते और किसी तरह जी रहे थे। एक दिन तन्नू ऑफिस में थी और उसके दोस्त विक्रम का कॉल आया। उसने तन्नू को फौरन कुछ फोटोज भेजी और उसे एक लोकेशन पे आने को कहा। तन्नू कुछ समझी नहीं। उसने फोटोज देखे जिसमें अमन किसी और लड़की की बाहों में था। तन्नू की आंखों में आंसू भर गए। भले ही अमन और उसके परिवार ने जो भी किया, पर तन्नू का मन अभी भी अमन से प्यार करता था। पर आज ये फोटो देख के तन्नू का दिल पूरी तरह से टूट गया था। तन्नू विक्रम के बताए पते पर गई, पर उस समय अमन वहां से निकल चुका था। विक्रम, जो कि तन्नू का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने अमन की कुछ और फोटोज तन्नू को दिखाई। बेचारी तन्नू वो सोच भी नहीं सकती थी कि 4 साल पहले जिस इंसान ने उससे शादी के लिए अपनी नस तक काट दी थी, आज वो ऐसे किसी और के साथ है। और प्यार तो दूर, आज वो रिश्ते में धोखेबाजी की कगार पर है। तन्नू का वहां रुकने का जरा भी मन नहीं हुआ। वो फौरन घर आ गई। घर आकर तन्नू ने दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कितना प्यार किया था तुम्हें मैंने अमन, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। एक इंसान जब अकेला होता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तन्नू भी दर्द और उदासी में बस खामोशी सिसक रही थी और उसका मन अमन के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। हम गलियों में भटकते फिरते हैं, वो समुंदर किनारों पे होते हैं। और जब वो इस तरह के दर्द से गुजर रहा हो, पहले भी तन्नू को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। तन्नू किसी तरह उठी
और बालकनी में खड़ी हो गई। वहां उसकी बगल में अभी कोई नया नया शिफ्ट हुआ था। तन्नू ने बगल में देखा तो एक लड़का जो कि 26 साल के लगभग रहा होगा वो खड़ा था। लड़के ने भी तन्नू की तरफ देखा और तन्नू ने एकाएक बालकनी से छलांग लगा दी। तन्नू को देखते ही वो लड़का नीचे की तरफ भागा। अमन का तो कोई पता नहीं था। बिल्डिंग के काफी लोग इकट्ठे हो गए। उस लड़के ने फौरन तन्नू को गोद में उठाया और सोसाइटी के बाहर भागा। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में तन्नू का पूरा परिवार खड़ा था। अमन अब भी नहीं आया था। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? तन्नू के पापा ने डॉक्टर से पूछा। देखिए, वो खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकते हैं, पर मुझे ये सुसाइड केस लगता है। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। तभी वो लड़का बोला, नहीं सर, ये सुसाइड नहीं, असल में उनका पैर फिसल गया था। तन्नू के पापा ने उस लड़के का काफी एहसान माना और उसे जाने को बोला, पर वो लड़का वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद सब तन्नू से मिलने गए तो उसकी आंखों में आंसू थे। सबने बहुत पूछा पर तन्नू ने बताने से इनकार कर दिया। तन्नू के पापा ने तन्नू को बताया कि इस लड़के की वजह से तुम आज जिंदा हो। तन्नू ने उसकी तरफ देखा और दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। सबने भी मान लिया कि ये एक एक्सीडेंट था। थोड़ी देर में अमन भी आ गया। सबके सामने वो ऐसे दिखा रहा था मानो उसे तन्नू की कितनी चिंता हो, पर सच्चाई तो सब तन्नू जानती थी। पर अमन की एक्टिंग के आगे कोई जान ही नहीं पाया कि वो इतने अच्छे से झूठ बोल रहा है। तन्नू के पैर के चोट आई थी। उसे 2 हफ्ते के लिए एडमिट किया गया था। वो लड़का रोज आता और तन्नू के लिए बुके लाता। तन्नू को डर था कि अगर इसने जबान खोली तो सबको सच पता लग जाएगा, और अब वो अपने माँ पापा को और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताने का सोच लिया था। पर ये लड़का जानता था कि तन्नू ने सुसाइड की कोशिश की थी। अगर इसने किसी को बताया तो पूरा सच बताना पड़ेगा। तन्नू रोज सोचती कि ये ना आए, पर वो रोज आता और तन्नू के लिए लाल गुलाब तो कभी पीले गुलाब ले आता। तन्नू को उलझन होने लगी थी। अमन उससे मिलने नहीं बल्कि उसके परिवार की सहानुभूति के लिए आता, जबकि वो लड़का रोज तन्नू के पास बैठा रहता। तन्नू अपनी आंखें बंद रखती जिससे वो जल्दी बोर होकर जाए, पर वो रुका रहता। 1 हफ्ता बीत गया। तन्नू उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर अब उसे उसका आना अच्छा लगने लगा था। इधर अमन अपनी चालाकियों में रमा था। उसको अब तन्नू के पैसों से मतलब था। तन्नू से उसका प्यार कब का मर चुका था, पर तन्नू अभी अमन को एक मौका और देना चाहती थी। जहां एक तरफ तन्नू और अमन का रिश्ता हद से ज्यादा बुरा बनता जा रहा था, वही तन्नू का वो नया पड़ोसी न जाने क्यों तन्नू के पीछे पड़ गया था। आज तन्नू ने सोच लिया था कि वो उसे साफ शब्दों में मना कर देगी कि वो क्यों उससे मिलने रोज रोज आता है। पहले तो उसने तन्नू की जान बचा के गलती की, और अब वो उसकी फीलिंग से क्यों खेलना चाहता है। उसे तो उसका नाम तक नहीं पता, फिर क्यों? तन्नू काफी गुस्से में भरी उसका इंतजार कर रही थी। तभी वो लड़का आ गया। उसके हाथ में पीले गुलाबों का एक गुलदस्ता था। तन्नू ने उसे आते देख अपनी आंखें बंद कर ली। हेलो मैम, अब कैसी है आप? तन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नर्स आ गई और नर्स को लगा कि यही तन्नू का हस्बैंड है, और उसने कहा, आपकी बीवी अब पूरी तरह ठीक है। आप अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं? तभी तन्नू ने आंख खोल के लड़के को घूरा। अरे आप तो जगी है, मुझे लगा कि आप मेरे आते ही रोज सो जाती है, तो आज भी सो गई। तन्नू को उसकी बात सुन के हंसी आ रही थी। नर्स ने तन्नू को उठा के बिठा दिया और उस लड़के के लाए गुलाब को देख बोली, आपके हस्बैंड रोज आपके लिए ऐसे ही गुलदस्ते लाते हैं। और नर्स चली गई। आप कौन है और रोज यहाँ आने की वजह? मानती हूँ आपने मेरी जान बचाई, पर इसके लिए मैं आपकी बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हूँ। अच्छा होगा आप यहाँ ना आया करें। अरे आप इतनी नाराज है मुझसे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तन्नू ने मुंह घुमा लिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों एक अजनबी को अपनी नाराजगी दिखा रही है, जबकि लड़का हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ बोलूं? अच्छा तो सुनिए, उस दिन जब आप जानबूझ के बालकनी से कूदी तब मैं वहीं खड़ा था। कारण मुझे नहीं पता, पर बड़ा होगा ऐसे मैं मान लेता हूँ। पर कितना भी बड़ा कारण हो, भगवान ने हमें इतनी कीमती नेमत दी है ये जिंदगी, इसे इस तरह खराब करना मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा कदम है। देखो तुम कुछ नहीं जानते और प्लीज
किसी से मत बताना कि मैंने सुसाइड की कोशिश की थी। लड़का मुस्कुराने लगा। किसी को नहीं बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तन्नू ने गुस्से से उसे देखा। मैं कोई शर्त नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। वही तो, 1 हफ्ते बीत गए पर आप मुझे नहीं जानती, जबकि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप तन्नू टेक्सटाइल की मालकिन है। आपके पति अमन, जो कि अच्छे खासे बिजनेसमैन है, अभी कुछ दिन पहले ही आप दोनों को बेस्ट कपल का अवार्ड मिला था। तन्नू हल्का मुस्कुराई। ये वो सच है जो लोगों को दिखाया गया है। फिर तन्नू चुप हो गई। लड़के ने कहा, आप मेरी शर्त मानिए, नहीं तो मैं बता दूंगा आप लोगों के घर वालों को। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। धमकी नहीं, मैं तो बस आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं नील। उसने तन्नू से हाथ मिलाया। तन्नू को जबरन उसकी बात माननी पड़ी। नील तन्नू के बारे में सब कुछ नहीं जानता था, पर वो जानना चाहता था। तन्नू गुस्से में ही सही अपना दर्द भूल चुकी थी। इतने दिनों बाद तन्नू को कोई परेशान कर रहा था। तभी तन्नू के मम्मी पापा अंदर आए। कैसी हो बेटी? डॉक्टर ने कल डिस्चार्ज के लिए बोला है। सोच रहा हूँ तुम्हारी मम्मी को कुछ दिन तुम्हारे साथ भेज दूंगा। नहीं नहीं पापा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तन्नू सोच रही थी, मम्मी अगर रुकी तो वो मेरे और अमन के रिश्ते का सच जान जाएगी, जबकि तन्नू फिर से अपने माँ पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी। इतना सब किया उन्होंने उसके लिए, अब बस और नहीं। तभी नील बोल उठा, अरे आंटी मैं हूं ना, मैं कर दूंगा तन्नू की हेल्प, वैसे भी अब हम दोस्त हैं। तभी तन्नू की मम्मी बोल उठी, अरे अमन है ना, वो कितना ध्यान रखता है अपनी तन्नू का। तन्नू का मुंह उतर गया था। मम्मी रुकी थी, साथ में नील भी रुक गया था। नील की मजाकिया बातों पर मम्मी जब हंसती तो तन्नू को भी बहुत अच्छा लगता। तन्नू नील को देख रही थी, ना कोई पहचान ना कोई रिश्ता। अचानक से उसकी जिंदगी में नील आ गया था। उसकी तन्हाई में एक ठंडी हवा का झोंका बनके तन्नू ने आंखें बंद कर ली। आज कितने दिनों बाद उसे सुकून की नींद आई थी। शाम को तन्नू जगी तो नील जा चुका था। अमन आया था कुछ फल लेकर, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। बिना तन्नू से मिले बात करे वो चला भी गया। तन्नू की आंखों में आंसू थे। ये कैसी शादी थी, ना प्यार ना विश्वास ना इज्जत, क्यों है वो इस रिश्ते में। तभी उसकी मम्मी पापा खाना ले आए। खाना खाते हुए तन्नू सोच रही थी, इनकी खुशी के लिए रखना होगा मुझे ये रिश्ता। अपनी बेटी का टूटा घर ये कैसे देख पाएंगे। अगले दिन तन्नू को डिस्चार्ज कर दिया गया था। नील भी आ गया था। आखिर वो उसका पड़ोसी था। तन्नू के सिर पर चोट थी, ज्यादा सोचने पे उसे दर्द होने लगता था। मम्मी पापा उसे उसके फ्लैट पर भेज दिए थे। नील भी साथ ही था, अमन भी था, और मम्मी पापा के सामने वो बार बार तन्नू का हाथ पकड़ रहा था, पर तन्नू का मन था कि वो उसका हाथ मरोड़ दे। नील तन्नू को देख रहा था, उसके चेहरे को देखकर अनुमान लगा रहा था, पर तन्नू भी अब इस झूठे रिश्ते का दिखावा करने में पूरी अभ्यस्त हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा चले गए थे। नील का फ्लैट तो बगल में ही था, तो वो भी चला गया था। अमन ने तन्नू का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। समझती क्या हो अपने आप को, जान के की थे ना सुसाइड। मरना है तो मरो, पर मेरा नाम ही नहीं आना चाहिए, समझी तुम। मेरी लाइफ को इतना खराब करके, मुझे मेरे परिवार से दूर करके भी अभी तुमको संतुष्टि नहीं मिली, जो मरने का इल्जाम भी लगाना चाहती हो। तभी तन्नू को भी गुस्सा आ गया। कौन है वो लड़की? कौन? अमन ने हकलाते हुए कहा, वही जिसके साथ तुम घूम रहे थे। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। वो मेरी क्लाइंट थी, और तुम भी तो विक्रम के साथ घूमती हो। मैंने कभी पूछा? विक्रम मेरा दोस्त है, तन्नू ने गुस्से और आंख में आंसू भर के कहा। हाँ हाँ पता है, दोस्त के नाम पर तुम कुछ भी करो, और मैंने जरा सी दोस्ती निभाई, शक शुरू। और अमन तन्नू को धक्का देकर चला गया। तन्नू का मन कर रहा था कि वो क्यों बच गई है, उसका मरना ही अच्छा था। ना अमन को झेलना होता, ना मम्मी पापा का दिल दुखता। तन्नू जाकर अपने कमरे में बेड पर लेट गई और सोचने लगी, कुछ रहम करे जिंदगी, थोड़ा सबर जाने दे, तेरा अगला जख्म सह लेंगे, पहला वाला तो भर जाने दे। सुबह का वक्त, बगल से गिटार की आवाज, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। तन्नू नींद से जाग गई थी। उठ के वो बालकनी में आ गई थी। हॉल में अमन सोया था। न जाने क्यों सोता हुआ अमन तन्नू को बहुत मासूम लग रहा था। अमन का कंबल हट गया था। तन्नू ने जाकर अमन को कंबल उड़ा दिया और उसे देखने लगी। उसे वो पल याद आ रहे थे
जब अमन उसकी कितनी केयर करता था। अब वो सब कभी वापस नहीं आ सकता। तन्नू ने दिमाग को झटका और बालकनी में आ गई। बालकनी में नील गिटार बजा रहा था और तन्नू को देखते ही उसने बजाना बंद कर दिया और तन्नू से हाय किया। तन्नू ने भी बस ऐसे ही हाय बोल दिया। बजाओ ना, बंद क्यों किया? आपको अच्छा लगा? काफ़ी अच्छा बजाते हो गिटार, थैंक्स। और अनिल एक बार फिर अपनी धुन में खो गया। सुबह का वक्त, चिड़ियों की बोली के बीच गिटार की धुन बहुत प्यारी लग रही थी। तभी अमन बालकनी में आ गया। अबे यार, क्या सुबह सुबह बजा के दिमाग खराब कर रहा है? नील ने बजाना बंद कर दिया। तन्नू को काफ़ी बुरा लगा जो अमन ने इस तरह से नील को डांट दिया, पर अब हो ही क्या सकता था। तन्नू अंदर आ गई। चांदनी भी आ गई थी और अपना काम शुरू कर दिया था। तन्नू को देख के वो काफ़ी उदास थी। दीदी, आपने जो भी किया गलत किया। मैंने क्या किया चंदू? दीदी, मुझे पता है आपने खुद को जान से मारने के लिए ये सब किया ना। चंदू, तुम मत शुरू हो जा। दीदी, आप इतनी अच्छी हो, क्यों लोगों के लिए अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मेरे बारे में ही सोच लेती। तन्नू चांदनी की बात सुन के हंसने लगी। तभी अमन कुछ काम से किचन में आया तो दोनों ने बात बंद कर दी। चंदू फटाफट नाश्ता लगा, मुझे भी निकलना है ऑफिस। इस हालत में आप ऑफिस जाने की सोच रही हो? रुको, मैं अभी बड़ी मैम को कॉल करती हूँ। बड़ी मैम यानी तन्नू की मम्मी। अरे चंदू, दीदी आप आराम करो, काम की चिंता मत लो, सही हो जाओ फिर सारे काम निपटा देना। तन्नू ने चाय पी और अमन अपने काम में बिजी था। दोनों को ही अब एक दूसरे में मतलब नहीं था। पहले चंदू के सामने जो नाटक करना पड़ता था वो भी अब बंद हो गया था। चांदनी अपना काम करके जा चुकी थी। अमन भी निकल गया था रोज की तरह बिना बताए। तन्नू नाश्ता करके बैठी थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तन्नू ने दरवाजा खोला तो बाहर नील था। नील को देख के तन्नू को आज अच्छा लगा। नील आज भी तन्नू के लिए पीले रंग के गुलाब लेकर आया था। आपके लिए। थैंक्स नील। अरे अब हम दोस्त हैं, इसमें क्या फॉर्मेलिटी? नील ने मुस्कुराकर कहा तो तन्नू ने कहा, दोस्त बन सकते हैं, बने नहीं है अभी। तो मैं अभी बना लेता हूँ, चाय या कॉफ़ी? क्या? आप क्या लेंगी? तुम भूल रहे हो ये मेरा घर है, ऐसे मुझे पूछना चाहिए। हाँ, पर तभी तो दोस्त बनने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बोलिए। नील फटाक से घर में गया, मेज पर बुके रखे और तन्नू के किचन में घुस गया। आप मेरी टाइप की लगती है, मैं आपको अदरक इलायची की मिक्स चाय पिलाता हूँ। तन्नू कुछ कहती उसके पहले ही नील ने चाय चढ़ा दी। इधर चाय उबल रही थी और तन्नू सोच रही थी क्या लड़का है, ना जाने क्यों नील भी तन्नू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों के बीच एक इंसानियत और अकेलेपन का रिश्ता बन गया था जिसका बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि तन्नू अमन को धोखा दे रही थी। वो बेचारी तो खुद धोखा खा चुकी थी, फिर भी जिंदगी से हार मानने के बाद भी वो खड़ी थी जिसमें नील का भी हाथ था। बस यूं ही दोनों खड़े थे। आप हंसती नहीं जरा भी, नील ने कहा तो तन्नू ने नजरें झुका ली। ठीक है, मत बताइए अपने बारे में, मेरी ही कहानी सुन लीजिए। तन्नू ने अपना कप लिया और बाहर आकर झूले पर बैठ गई। नील भी सोफे पर बैठ गया। बताओ। अरे पहले चाय का टेस्ट तो बताइए कैसा लगा। तन्नू ने चाय का एक सिप लिया। वाकई चाय काफ़ी अच्छी थी, पर तन्नू ने कहा ठीक ही है, आप जल्दी किसी की तारीफ नहीं करती। इस बार तन्नू को सच में हंसी आ गई। सॉरी, चाय बहुत अच्छी है। तुम अपने बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम नील। मैं 2 हफ्ते पहले ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। जिस दिन आप खतरों के खिलाड़ी बन बालकनी से कूदी, उसी दिन मैं यहाँ आया था। किसी को नहीं जानता था तो आपको किसी तरह हॉस्पिटल लेकर गया। आपने मुझसे बात नहीं की, पर देखिए आज आप मेरे साथ चाय पी रही है। और नील हंसने लगा। अच्छा, तो बस यही थी तुम्हारी कहानी? नहीं, ये तो आप कैसे मेरी लाइफ में आई ये बताया मैंने। अब सुनिए मेरी कहानी। मैं नील, यहाँ इस शहर में मेरी नई नई जॉब लगी है। मैं इसके पहले दिल्ली में जॉब करता था और वहाँ मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, तान्या। और मैं तान्या एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे, पर 1 महीने पहले उसके मम्मी पापा ने उसकी ज़बरदस्ती किसी लड़के से शादी करवा दी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि 1 महीने से हम दोनों की कोई बात नहीं हुई। पर उस दिन जब आपको मैं हॉस्पिटल लेकर गया था तभी वो मुझे दिखी थी। तब से मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ।
और रोज हॉस्पिटल भी जाता था कि शायद वो मिल जाए। अच्छा, तो तुम तान्या को ढूंढने आते थे? मुझे लगा मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए आता था, पर तान्या को भूलना मेरे बस में नहीं। मैं क्या करूं? इसलिए मैंने सोचा आप यहीं की है तो आपसे कुछ पता लग सके। आप मेरी मदद करेंगी ना? देखती हूँ। वैसे अब क्यों उसकी शादी को बर्बाद करना चाहते हो? जाने दो अब उसे। ऐसे कैसे? मैं प्यार करता हूँ। प्यार करते तो उसे जाने देते। हर बार पाना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी सच्चे प्यार की निशानी माना जाता है। पर तन्नू उठ के बालकनी में खड़ी हो गई। तो मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही अमन को? नील की बातों से तन्नू को एहसास हुआ कि वो काफी अच्छा लड़का है और अपने प्यार को पाने में उसकी हेल्प चाहता है। तन्नू ने उसकी हेल्प करने का वादा कर दिया था। धीरे धीरे तन्नू ठीक हो रही थी। अमन और तन्नू के बीच सारे रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। पूरे 2 हफ्ते बीत गए थे। एक दिन तन्नू काफी खुश थी। उसकी तबीयत भी सही थी। तन्नू फ्रेश होकर अपने ऑफिस निकल गई। वहां उसने अपना काम खत्म किया, पेंडिंग काम पूरे किए। घर जाने का सवाल ही नहीं था। घर पे वो करती ही क्या, तो उसने नील को कॉल कर दिया। नील भी फ्री था तो दोनों ने साथ में डिनर का प्लान बना लिया। रात में नील ने उसे पिक किया और दोनों एक अच्छे से होटल में डिनर के लिए चले गए। वहां बातों बातों में नील ने तन्नू को अपनी गर्लफ्रेंड नित्या की तस्वीर दिखाई। न जाने क्यों तन्नू को ऐसा लग रहा था मानो वो उस लड़की को वाकई जानती हो। खैर, उस रात दोनों डिनर के बाद घर आ गई। जहां एक तरफ तन्नू और नील अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे, वही अमन और तन्नू का रिश्ता बेकार होता जा रहा था। तन्नू ने अपनी तरफ से भी अब कोशिश करना छोड़ दिया था। वो भी अब नहीं जकड़ी रहना चाहती थी इस रिश्ते में। इधर अमन ने घर आना भी बंद कर दिया था। कभी कभार तन्नू की सास कॉल करती और उसे बद्दुआएं देकर फोन काट देती। तन्नू को अब इन सब की आदत हो गई थी। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तन्नू का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। नील के साथ दोस्ती भी तन्नू के लिए अच्छी साबित हो रही थी। नील का उसकी केयर करना, उसका हर वक्त साथ रहना तन्नू को अच्छा लग रहा था। पर दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं था अभी। तन्नू को अब अपनी तन्हाई से मुक्ति मिल गई थी, पर देखते हैं कब तक। आज अमन घर आया था। उस वक्त नील घर पर ही था। अमन थोड़ा नशे में था। नील को तन्नू के साथ देख के उसका पारा हाई हो गया। अमन ने नील को गंदी गंदी गालियां दी और तन्नू के बाल पकड़ के उसे गालियां देते हुए पीटने लगा। नील ने बचाने की कोशिश की तो उसे धकेल दिया और न जाने दोनों को किस किस नाम से बुलाने लगा। साली मुझे धोखेबाज बोलती है और यहाँ घर में धंधा खोल रखा है। तन्नू की आंखों में आंसू थे और वो नील को जाने के लिए बोल रही थी, पर नील उसे बचाने के लिए रुका था। आखिर उसने नील को बाहर कर दिया और अमन को धकेल के उसे खुद से दूर किया। साली कुतिया, 10 जगह मुंह मारे बिना चैन नहीं। अमन तमीज से बात करो, साली तमीज सिखाएगी। तन्नू ने अमन को धकेल के अपना रूम बंद कर लिया और कमरे में चली गई। तन्नू की आंखों में आंसू थे, पर इसलिए कि उसका प्यार इस तरह की भी दिन दिखाएगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तन्नू अपनी आंखें बंद कर ली, पर बाहर अमन सब तोड़ फोड़ कर रहा था। तन्नू ने फैसला कर लिया था वो अब अमन को तलाक दे देगी, नहीं रहना उसे इस शैतान के साथ। अगले दिन तन्नू उठी तो अमन जा चुका था। तन्नू का सिर भारी हो गया था। रात भर रोती जो रही। तलाक लेने का फैसला इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर में चांदनी आ गई। काम काज निपटा के उसने तन्नू के सिर पे बाम लगाया और अदरक की चाय बना के दी। दीदी, कब तक सहोगी ये सब? बस बहुत हुआ। जब आप इतनी पढ़ी लिखी हो, कमाती हो, तो क्या जरूरत इन रिश्तों की? तू सच कहती है चंदू, पर हम सिर्फ अपने बारे में ही तो नहीं सोच सकते हमेशा। मैंने अपनी मर्जी से शादी की, आज भुगत रही हूँ। मेरे माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ मैं, और सुकून से उन्हें जीने भी नहीं दे सकती। लोग क्या कहेंगे, इनकी बेटी का तलाक हो गया। दीदी, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखती रहोगी। ये मार खाने लोग तो नहीं आते, आपका दर्द कम करने लोग तो नहीं आते। दीदी, ये सब ना बस कुछ दिन की बातें हैं। लोगों को तो सबकी जिंदगी बस मसालेदार लगती है। वो तो बस आपकी जिंदगी का मजा लेंगे। आप खुश रहोगी तब भी दुखी रहेंगी, तब भी बेहतर यही है आप अपनी खुशी का सोचो। आपको दुखी देखकर आपके मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, बिल्कुल सही कहा तूने चंदू।
अरे नील भैया, आओ नील। तन्नू ने नील को बुलाया। चांदनी उसके लिए भी चाय लेने चली गई। मेरी मानो, आज ही चल के डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन दे दो। कल की उसकी हरकत, वो मार सकता है तुम्हें। उसे तुमसे कोई प्यार नहीं। जानती हूँ नील, पर बस यार तन्नू, दुनिया भर की नज़र में परफेक्ट कपल की जो इमेज बना रखी है तुमने, कल मैंने देख ली। अब प्लीज़ कोई सफाई उस कमीने के लिए मत दो। हाँ दीदी, नील भैया की बात बिल्कुल सही है। प्यार की बात करती हो आप हमेशा। आप ही क्यों बचाओ रिश्ता जब उनको मतलब ही नहीं। तो मैं तो कहती हूँ छोड़ दो उनको और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तन्नू ने दोनों को थैंक्स कहा और वो तैयार होने लगी। आज वो अपने मन को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। तैयार होकर तीनों बाहर निकले। चांदनी चली गई और तन्नू और नील साथ में लॉयर के पास गए। वहाँ उन्होंने बात की तो पता लगा कि इस पर तन्नू के साथ अमन के भी सिग्नेचर लगेंगे, बिना उसके डिवोर्स नहीं होगा। तन्नू ने फॉर्मेलिटी पूरी की और दोनों वहाँ से बाहर निकल के वापस आने लगे। रास्ते में नील तन्नू से कार रोकने को बोलने लगा। रोको रोको, मेरी नित्या वो रही। तन्नू ने कार रोक दी। तभी उन दोनों की नज़र उसके पति पर पड़ी और दोनों के होश उड़ गए थे। नित्या का पति कोई और नहीं बल्कि अमन था। नील कार से उतरने लगा। तभी तन्नू ने उसे रोक लिया। ऐसे नहीं, हमें उन्हें बताना नहीं है। यार तेरा पति अमन, ये तो हद से ज़्यादा कमीना आदमी निकला। मेरी नित्या को फंसा रखा है इसने। तन्नू क्या कहती, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दोनों घर आ गए। नील रोई ही जा रहा था। अमन कमीना, उसने मेरी नित्या को मुझसे छीन लिया। तन्नू ने उसे शांत करवाया और अमन को सबक सिखाने की बात की। नील भी मान गया। अब दोनों मिलके अमन की जिंदगी नरक बनाने में जुट चुके थे। हम कुछ भी करें नील, पर इन सब में बेचारी उस नित्या का क्या कसूर। उसकी तो नई नई शादी है ना। तन्नू कुछ भी हो, मेरी नित्या की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। नील तुम एक काम करो, तुम अमन पर नजर रखना शुरू करो। मैं ये तलाक की अर्जी कैंसिल कर रही हूँ। पर क्यों? अगर मैंने अमन को तलाक दे दिया तो कानूनन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी हम उसे एक बीवी के रहते दूसरी शादी के जुर्म में अंदर करवा सकते हैं। वाह तन्नू, लो पड़ा था क्या? नहीं, पर इतना तो सबको पता है पागल। तन्नू को देख के नील सोचने लगा, ये वही डरपोक जिंदगी से हारी हुई लड़की है जो बिना कुछ सोचे उस दिन बालकनी से कूद गई थी। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ तुम इतनी प्यारी हो, इतनी स्मार्ट हो, अच्छा बिजनेस है, ईमानदार हो, समझदार हो, फिर क्यों तुम्हारा पति औरों के पीछे पड़ा है? तन्नू के चेहरे से हंसी चली गई और वो किचन में चली गई। पीछे पीछे नील भी गया और अदरक इलायची की मिक्स चाय बनाने लगा। बोलो ना नील, आदमियों की ये आदत पुरानी है। इसके पीछे क्या कारण है मुझे भी नहीं पता, पर बचपन से देखती आ रही हूँ। आदमियों की बीवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे अच्छाई हमेशा दूसरी औरत में नजर आती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ नील। हो सकता है कुछ लोग ऐसे ना हो, क्योंकि एक की गलती के लिए हर किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता, पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे दादाजी ने 2 शादी की थी। मेरे पापा पहली दादी के लड़के थे। वो अक्सर अपनी माँ के संघर्ष की बातें बताते, पर मेरे पापा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का दुख देखा था। मेरे चाचा जी, चाची के होते हुए हमेशा दूसरी औरतों में उनकी रुचि रहती थी। यहाँ तक कि मेरे जेठ जी भी ऐसे ही थे। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे आसपास ही इतने लोग हैं। और अब अमन, इसका कारण कोई नहीं जानता। शायद जिम्मेदारी, पर आदमियों से ज़्यादा तो जिम्मेदारी औरतों की होती है। फिर वो तो इस तरह का बर्ताव नहीं करती। नील, समाज कितना भी बदल जाए, आदमी और औरत कभी समान नहीं हो सकते। लोगों का नज़रिया हमेशा उसे ही दोष देगा। पति नहीं संभाल सकी, लड़का नहीं जन सकी, मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें। दोनों चाय लेकर बाहर हॉल में आ गए। तन्नू, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। बस अब जल्दी से नित्या को उस अमन के जंगल से बचाना है। अमन को तो मैं अब छोड़ने वाली नहीं। तन्नू ने अपने मन को समझा लिया था। नील नित्या के बारे में सोच सोच के परेशान था। थोड़ी देर बाद नील चला गया और तन्नू ने अमन की अलमारी चेक करनी शुरू की, जिसमें उसे नित्या और अमन की शादी की फोटोज मिली। तन्नू ने सभी फोटोज की फोटो अपने मोबाइल में ले ली और सब वैसे के वैसा रख दिया। अमन जानता था तन्नू उसका सामान नहीं देखती, उसी का फायदा उठा रहा था। तन्नू ने अपने लॉयर को फोन करके तलाक के प्रोसेस को कुछ दिन के लिए रुकवा दिया, पर पेपर वर्क पूरा करने को बोल दिया।
उस रात अमन घर नहीं आया। तन्नू पूरी रात जागी रही, पर अमन नहीं आया तो वो खाना खा के सो गई। अगले दिन अमन आया तो काफ़ी बदला बदला सा था। उसने तन्नू के लिए नाश्ता बनाया और उसके पास आकर बैठ गया। तन्नू का मन कर रहा था अभी उसका मुंह तोड़ दे, पर वो शांत थी। अमन ने तन्नू का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। तन्नू समझ गई थी कि ज़रूर इसको मुझसे कुछ चाहिए, तभी ये आज इतने दिनों बाद मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा है। तन्नू ने उसे भनक नहीं लगने दी कि वो सब जानती है। वो अमन के गले लग गई। नाश्ते के बाद अमन ने अपनी बात बताई। उसे अपने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तन्नू ने उसे चेक काट के दे दिया। अमन खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर अमन के निकलते ही नील भी उसके पीछे निकल गया। अमन वहां से एक कैसीनो में गया और उसने तन्नू से मांगे सारे पैसे वहां जुए में लगा दिए। नील ये सब देख के सोच में था कि अमन इतना गिरा हुआ आदमी है। अमन ने अपना पूरा दिन उसी कैसीनो में बिताया और रात को शराब पी के झूमता हुआ निकला। नील उसके पीछे ही था। अमन वहां से अपने घर गया जहां उसकी माँ रहती थी। नील को समझ पाता तब तक उसने नित्या को देखा जो अमन को लेने बाहर आई थी। यह आदमी एक साथ 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। नील ने खिड़की से झांकना चाहा तो देखा कि नित्या काफी रो रही है और कह रही है, मेरा नहीं, कम से कम आने वाले बच्चे के लिए ही अपनी आदत बदल दो। पर अमन की माँ अपने बेटे की तरफदारी कर रही थी। यह सब देख के नील की आंखें भर गई। वो दुखी मन से तन्नू के घर गया, सारी बात बताई, फोटोज भी दिखाई। उसने मेरी नित्या को बर्बाद कर दिया तन्नू, वो माँ बनने वाली है। वो अभी खुद 22 साल की है। तुम्हारे ससुराल वाले इंसान नहीं, राक्षस है। तन्नू सोचने लगी, जो जो उन लोगों ने मेरे साथ किया वही नित्या के साथ नहीं, मैं नहीं होने दे सकती। नील का दुख देख के तन्नू दुखी थी, पर अब कुछ भी करना इतना आसान नहीं था। उन दोनों ने नित्या के घर वालों को समझाने का सोचा। अगले ही दिन दोनों नील की सिटी की तरफ निकल गए। नील को देखते ही नित्या के पापा आग बबूला हो गए। तन्नू ने सब कुछ समझाया तो इस पर वो लोग तन्नू और ही गुस्सा गए और उसे भगाने लगे। तन्नू ने अपनी और अमन की फोटो दिखाई तो उनको यकीन तो हो गया, पर अब ब्याही बेटी, वो भी पेट से, उसे वापस बुलाने का उनमें दम नहीं था। इसलिए जो जैसा चल रहा था वैसे चलने की बात बोलकर उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। नील सोच रहा था, कैसे माँ बाप है ये, बच्ची की जान से ज्यादा समाज का डर है। तन्नू ने नील को समझाया। इस बीच दर्द के बीच दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों का दर्द जो एक ही था, तन्हाई और अपने प्यार में नाकामयाबी। एक तरफ नील नित्या की हालत देख के परेशान था। इन सब के बीच उसकी जॉब भी चली गई थी। तन्नू भी बस किसी तरह नित्या को बचा लेना चाहती थी, पर यह सब इतना आसान नहीं था। नित्या के घर वालों ने कोई कदम उठाने से मना कर दिया था। लगभग 2-3 दिन तक तन्नू की प्लानिंग और खुद को समझाने में निकल गई। इस बीच अमन ने घर आना बिल्कुल खत्म कर दिया था। तन्नू उसे कॉल करती तो हमेशा कोई ना कोई झूठ और हद तो तब होती जब वो पूरी शिद्दत से अपने झूठ को कसम खाके या किसी न किसी तरह से साबित करने की कोशिश करता। सारी की सारी गलती अमन की माँ की थी, जो अपने बेटे को समझाने की बजाय ढील देती जा रही थी। नील तन्नू से मिलने आया। दोनों ने साथ चाय पी और नील ने अपनी जॉब के बारे में बताया तो तन्नू ने उसे अपनी ऑफिस में जॉब ऑफर कर दी। नील जानता था कि तन्नू का दिल बड़ा है, पर वो इतनी हेल्प करेगी उसने कभी नहीं सोचा था। पर नील ने मना कर दिया। उसने कहा वो कोई और जॉब ले लेगा। दोस्ती में पैसे नहीं आने चाहिए, उससे दोस्ती खराब हो सकती है। तन्नू ने नील की बनाई चाय पीते हुए कहा, जब मेरा अपना पति मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल करता है तो औरों का मैं क्या भरोसा करूं। नील समझ सकता था तन्नू का दुख। खैर नील ने अमन की सभी बातें तन्नू को बता दी कि कैसे वो लोग अब नित्या पर भी उतना ही दबाव डाल रहे हैं लड़के के लिए। तन्नू की अब और सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। उसने नील का हाथ पकड़ा और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तन्नू ने पुलिस वालों को सब बताया और पुलिस को साथ लेकर अपने ससुराल चली गई। उस समय अमन घर पर नहीं था। पुलिस के साथ तन्नू को देख के उसकी सास की आंखें चढ़ गई। पुलिस ने सबको बाहर बुलाया और अमन के बारे में पूछा तो तन्नू की सास ने कहा, वो काम से बाहर गया है। बात क्या है मुझे बताइए। देखिए, मिस तन्नू का कहना है कि आपके बेटे अमन ने उनके रहते दूसरी लड़की से शादी की है। साथ ही आपके बेटे ने
जिससे शादी की है, आप उसके साथ घरेलू हिंसा करते हैं। तन्नू की सास जोर जोर से हंसने लगी। घरेलू हिंसा और हम लोग? सर, पहली बात तो इस लड़की की ये हमारी बहू थी जरूर, पर मेरा बेटा इससे तलाक ले चुका है और ये हमारा घर खुद छोड़ के गई थी, हमने नहीं निकाला इसे। तन्नू का मन हो रहा था बुढ़िया का मुंह नोच ले। उसने चिल्ला के कहा, मम्मी जी अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। उसकी सास ने नित्या को बुलाया। नित्या काफी खुश दिख रही थी और वो बाहर आई तो सामने नील को देख के चौंक गई, पर पुलिस के सामने जाहिर नहीं किया। उसने पुलिस को कागज दिखाए जो कि तलाक के थे, जिसमें तन्नू और अमन दोनों के सिग्नेचर थे। अरे मिसेस तन्नू, ये देखिए, इसमें तो आपके सिग्नेचर है। तन्नू चौंक गई, ये सब कैसे? नील भी कुछ समझ नहीं पाया, पर उन्होंने मुझे कभी तलाक नहीं दिया, ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। पुलिस ने तन्नू की बात नहीं मानी। तभी तन्नू की सास बोली, आप नित्या से ही पूछ लो, क्या हम घरेलू हिंसा करते हैं उसके साथ? बोलो बेटी। हाँ मैम बोलिए, पुलिस वाले ने कहा तो नित्या ने नामी सिर हिला दिया। नील को बहुत गुस्सा आ रहा था कि नित्या सच क्यों नहीं बोल रही। डरो मत नित्या, सच बोल दो, तन्नू ने कहा, पर नित्या ने कुछ नहीं कहा। आखिर पुलिस वाला तन्नू को फटकार लगाकर चला गया। फालतू कानून का टाइम बर्बाद किया आपने। तन्नू और नील अपना सा मुंह लेकर रह गए। तन्नू सोच रही थी, ये तलाक के कागज आए कैसे? दोनों घर गए, गेट खोला तो अंदर ही अमन बैठा था। तन्नू को देखते ही उस पर झपट पड़ा। साली मुझे अंदर करवाएगी, तेरी इतनी औकात? तुम इतने गिरे निकलोगे अमन, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था। तुम इंसान कहलाने के काबिल नहीं हो। तू खुद तो मुझे एक वंश नहीं दे पाई, बहुत बता रही है। साली बेकार औरत, उस नील के साथ रंगरलियां मनाते शर्म नहीं आई। अमन ने तन्नू को मारने की कोशिश की, तभी नील आ गया और अमन को पीटने लगा। तन्नू ने किसी तरह दोनों को अलग किया, पर अमन को काफी चोट आ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, साले बहुत अच्छा किया तूने मुझे मार के, अब देखना पुलिस के सामने कैसे तुझे गलत साबित करता हूँ। मुझे मार के तूने खुद के लिए गड्ढा खोद दिया है, पुलिस को बोल दूंगा तूने मुझे ब्लैकमेल किया। मैं नहीं माना तो मुझे जान से मारने की कोशिश की। तन्नू को अमन से नफरत हो गई थी। पैसे और वंश की चाह में इतना गिर गया ये, कभी इससे प्यार किया था इस हैवान से। माँ ने बताया तू मेरी दूसरी बीबी को बचाने गई थी। साली वो तेरी शेरनी नहीं है, बकरी है, बकरी कुछ नहीं बोलेगी। नील ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरी नित्या को कुछ किया ना तो? अच्छा तो तू है उसका आशिक, जिसे बचाने के चक्कर में उसके बाप ने मुझे सौंप दिया। सुनो, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम दोनों अब अगर उसके आसपास नजर आए तो दोनों को मौत की नींद सुला दूंगा। और तुम? अमन ने तन्नू का गला दबाते हुए कहा, तुझे कैसे छोड़ दूंगा, मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अगर उस नित्या को जिंदा चाहते हो तो बिना चू चपड़ करे रकम हर हफ्ते मुझे देते रहना। अमन कमीने, तूने नित्या को कुछ किया? तभी अमन ने जोर का गुस्सा नील के मुंह पर मार दिया। नील के मुंह से खून आ गया। तन्नू कुछ कहती, इसके पहले ही अमन बाहर निकल गया। सुन, पुलिस को जो कागज दिखाए वो नकली थे, पर तू कभी साबित नहीं कर पाएगी और इस चूजे को समझा ले, मुझसे पंगा ना ले। अमन चला गया था। नील जमीन पर बैठ गया था। तन्नू भाग के फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी और उसकी चोट पर दवा लगा रही थी। नील की आंखों में कुछ ना कर पाने के मलाल से आंसू भरे थे। तन्नू वो नित्या को मार देगा। कुछ नहीं होगा नील, मैं सब सही कर दूंगी। तन्नू ने नील को गले लगा लिया। अमन का ये कमीना रूप देखकर तन्नू भी सहम गई थी। तन्नू अमन को जितना कमीना समझती थी वो उससे भी बड़ा कमीना था। 4 साल अमन के साथ रहकर भी वो जान नहीं पाई थी कि उसके अंदर इतना शैतानी दिमाग है। कहते हैं प्यार में हम अंधे हो जाते हैं, शायद तन्नू भी पहले अंधी थी। खैर अब बात हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। नील भले एक मर्द था, पर नित्या के दर्द को तन्नू अच्छे से समझ रही थी। सबसे पहले उसने अपने वकील मिस्टर मिंगलानी को कॉल किया और उनसे मिलने पहुंच गई। बातचीत के बाद जो बात सामने आई वो कुछ इस तरह से थी कि अज्ञात ऐसे लोग हैं जो कानूनी काम में धोखाधड़ी को अपना बिजनेस बना बैठे हैं और उनके ही हवाले से अमन ने वो झूठे पेपर बनवाए थे जिनकी इंस्पेक्टर ने अच्छे से जांच भी नहीं की थी। तन्नू ने वकील से बोलकर तलाक के पक्के कागज बनवा लिए और इस तरह के जाली पेपर भी साथ लिए। तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर को दोनों कागज का अंतर समझाया।
पहले तो पुलिस वाला बिल्कुल भी केस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, पर वकील मिंगलानी ने उससे कुछ बातचीत की, शायद कानून का ज्ञान दिया और वो एक्शन लेने के लिए मान गया। पुलिस को लेकर तीनों नित्या के घर पहुंचे, पर उस टाइम अमन और नित्या दोनों डॉक्टर के यहाँ थे। नील ने डॉक्टर के यहाँ चलने की ही बात की। तन्नू की सास ने डॉक्टर का पता बताने से मना कर दिया, पर पुलिस ने हड़का के पता निकलवा ही लिया। तीनों हॉस्पिटल पहुंचे, पर यहाँ तो नई गाथा चल रही थी। अमन नित्या का ऑपरेशन करवाने लेकर आया था, क्योंकि उसने भ्रूण की जांच करवाई थी, जिसमें पता लगा था कि नित्या के पेट में लड़का नहीं लड़की है। नील भाग के नित्या के पास चला गया। इधर अमन ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी, तो अब वो क्या करता। वकील और पुलिस साथ थे, बाकी मामले तो बाद में बनते। पहला केस तो भ्रूण की जांच और अबॉर्शन का ही बन गया था। साथ ही डॉक्टर को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया। नील को देखते ही नित्या उसे लिपट गई। मुझे बचा लो नील, पापा ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जबरन मुझे अमन से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, और अमन वो बहुत कमीना है, मुझे बचा लो प्लीज। तन्नू ने तान्या के सिर पर हाथ रख दिया और दोनों का हाथ पकड़ के बोली, अब तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो मेरे साथ। तन्नू तान्या और नील को घर जाने का बोलकर खुद पुलिस स्टेशन आ गई, पर यहाँ तो पहले से उसके ससुराल का जमावाड़ा लगा था। साथ ही उन लोगों ने तन्नू के माँ पापा को भी बुलाया था। तन्नू को देखते ही उसके पापा उसकी तरफ भागे। ये क्या है बेटा, मिंगलानी क्या बोल रहा है? पापा, मिंगलानी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तन्नू की सास ने तन्नू को घूरते हुए कहा, खुद तो पति को संभाल नहीं पाई और अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी खुश नहीं रहेगी तू। उल्टा तन्नू के पापा ने उसकी सास को किसी तरह चुप करवाया। पुलिस ने देखा कि उनकी चौकी को इन सब ने मछली बाजार बना दिया है, तो वो जोर से चिल्लाए, चुप करिए आप सब, ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग पढ़ी लिखी फैमिली से आए हैं, गवार कहीं के। मिसेस तन्नू, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करे कि इन्होंने उस नित्या के ऊपर हिंसा की है? सर, मेरे पास फोटोज है। तन्नू ने नील के द्वारा ली गई सभी फोटोज पुलिस को दे दी। अमन हवालात में बंद अब भी अपना कमीनापन तन्नू को गालियां देते हुए दिखा रहा था। मिंगलानी ने नकली पेपर और असली पेपर जो तलाक के थे वो पुलिस को दिखाए। साथ ही उन लोगों को ढूंढने की सलाह भी दी जो ऐसे जाली कागज बनाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अमन तो हवालात पहुंच चुका था, पर तन्नू के मम्मी पापा अपनी बेटी का उजड़ा घर देख के बहुत दुखी थे। अमन का परिवार किसी तरह अमन की बेल करवाना चाहता था, पर वो होना नामुमकिन था। तन्नू अमन के पास गई और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर लगाया। पैसे और झूठे मर्दानगी के नशे में अंधे होने का हशर देख रहे हो ना, साली मुझे मारेगी। अमन ने तन्नू का गला दबाया। तभी पुलिस ने लॉकअप में घुस के उसे 2 डंडे जमा दिए। तन्नू ने मिंगलानी सर को तलाक जल्द से जल्द करवाने की बात की और तन्नू अपने मम्मी पापा के साथ घर आ गई। घर पे नील और नित्या उसका इंतजार कर रहे थे। तन्नू को देखते ही नील ने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नित्या, ऐसी हालत में तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम जाकर मेरे कमरे में आराम करो। नित्या की आंखों में आंसू थे और वो तन्नू के गले लग गई। थैंक्स दी, अगर आप आज सही टाइम पर ना आती तो उन लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया होता। कोई बात नहीं नित्या, कल पुलिस यहाँ आएगी और उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो जो जुर्म किए हैं सब सच सच उनको बता देना, इससे हमारा केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दीदी, आपके साथ भी उन्होंने ऐसे ही। हाँ नित्या, वो परिवार ही ऐसा है, पहले अच्छाई का नाटक करके लड़कियों को फंसाना, फिर उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना। अब तुम आराम करो। तन्नू के माँ बाप तन्नू को गले लगा के बोले, मुझे माफ कर दे बेटी, इतना सब सहती रही, हमसे भी कुछ नहीं कहा। पापा, आप हमेशा कहते थे ना, तू इज्जत है मेरी, आपकी इज्जत को कैसे? तन्नू के पापा की आंखों में आंसू भर गए। उस अमन को अब मैं नहीं छोड़ने वाला। हाँ पापा, वो लोग जेल में रहने के ही काबिल है, खास करके वो अमन और उसकी माँ। तन्नू के माँ पापा भी सब सच जान चुके थे। तन्नू का डिवोर्स फाइल हो गया था। अमन का सच पुलिस के साथ साथ सबके सामने आ गया था। अच्छाई का जो मुखौटा उसने पहन रखा था, आखिर वो उतर गया था। अगले दिन पुलिस नित्या का बयान लेने आई। नित्या ने जो बताया वो सुन के सबकी आंखों में आंसू थे। तन्नू का परिवार उसके साथ था,
इसलिए उन्होंने उसके साथ वो नहीं किया जो नित्या के साथ किया। अमन शादी के बाद रोज नित्या के साथ जबरदस्ती करता था, उसको मारता था, सिगरेट से जलाता था और उसकी माँ घर का काम करने के साथ वंश की रट लगाई रहती थी। 6 महीने की शादी में उन्होंने नित्या का एक अबॉर्शन भी करवा दिया था। अमन तन्नू से पैसे लेकर जुआ खेलता और हारने पर नित्या को पीटता। वो किसी से अपना दर्द बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे एक बार शादी करके विदा किया तो उसकी दोबारा खबर नहीं ली। नित्या बस 22 साल की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद को कैसे बचाए। तन्नू ने अमन और उसके परिवार की करतूत सुनी तो उसका मन किया कि अभी की अभी वो उन सबको गोली मार दे, पर पुलिस ने उसे समझाया। अमन के ऊपर एक चार्जशीट दायर की गई जिसमें उस पर इल्जाम थे एक बीवी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना, घरेलू हिंसा करना, अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करना, अपनी पहली बीवी से दहेज मांगना और उसका शोषण करना। साथ ही अमन के ऊपर और भी इल्जाम थे, जैसे कि उसका बिजनेस किसी काम का नहीं था, दिवालियापन के लिए केस, जुआरियों से हरी रकम ना लौटाने के लिए केस, भ्रूण की जांच करवाना और जबरन अबॉर्शन के लिए भी उसके ऊपर कई केस थे। अमन का बचना नामुमकिन था, पर उसकी अकड़ जस की तस थी। नील ने फैसला कर लिया था, वो और नित्या शादी करना चाहते थे और नील नित्या के बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार था। तन्नू उन दोनों के लिए खुश थी, पर नित्या के माँ बाप, उन लोगों ने उस लड़की से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तन्नू के माँ बाप कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, वो समझ चुके थे। उनकी बेटी ने बहुत सह लिया, अब और नहीं। 1 हफ्ता बीत गया था, सब कुछ सही लग रहा था। नील नित्या के साथ अपने फ्लैट में रहने लगा था। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। तन्नू उन दोनों के लिए बहुत खुश थी। तन्नू के मम्मी पापा भी घर चले गए थे। रात का वक्त था। तन्नू अपने कमरे में लेटी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और तन्नू उठ के बाहर आई। दरवाजा खोला और सब कुछ खत्म। किसी ने तन्नू के सीने में चाकू घोंप दिया था। तन्नू वहीं दरवाजे पर गिर गई थी। रात का वक्त था, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पाया था। अगले दिन पूरी सोसाइटी में खुसर फुसर मची थी। तन्नू को किसने मारा और कोई कैसे आ पाया हमारी बिल्डिंग में, उस टाइम गार्ड कहाँ था। तन्नू को किसी ने चाकू मार दिया था, जिससे वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। जिसने भी चाकू मारा था वो तन्नू से बहुत नफरत करता था। वो तो भला हो बगल के मिस्टर मेहता का, जो रात में अपनी मीटिंग से लौटे और तन्नू को इस हाल में देख के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, पर 3 घंटे लगातार खून बह गया था। तन्नू का बचना मुमकिन नहीं लग रहा था। नील और नित्या का रोते रोते बुरा हाल था। वही तन्नू के मम्मी पापा सोच रहे थे, हम क्यों इसे अकेले छोड़ गए। और वो तन्नू, वो तो बेचारी मौत के मुंह में समाई थी। कुछ औरतों की जिंदगी संघर्ष भरी होती है। जल्दी शादी प्यार, उतनी ही जल्दी पति का दोगला चरित्र। अपने पैर पर तो खड़ी थी, पर अपने हिस्से की खुशियां कहाँ मिल पाई थी उसे। आज भी पड़ी है तन्हाई में अकेले, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए। ये जिंदगी का सफर है ना, बहुत अजीब होता है। जब तक शरीर में जान होती है कोई पूछता नहीं, एक बार जाने की घड़ी क्या आ जाए हर कोई शुभचिंतक बन जाता है। तन्नू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। जीते जी उसकी कोई खबर लेने वाला नहीं था, और आज जब मौत का दामन पकड़े, वो मौत की सेज पर पड़ी है, तो लोग उसकी अच्छाई की बातें कर रहे हैं। वारे लोग, डॉक्टर ने साफ कह दिया था मरीज का बचना मुमकिन नहीं, अब तो दुआ करिए। तन्नू के माँ बाप रोते बिलखते निठाल थे। एक ही तो बेटी थी, क्या चाहा था उन्होंने, बस अपनी बेटी की खुशियाँ। काश हमने उस वक्त तन्नू को मना कर दिया होता तो आज हमारी तन्नू हमारे पास होती। कितनी परीक्षा लेगा भगवान उस जान की। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। देखिए, हमने काफ़ी छानबीन की, मगर किसी के आने के निशान बिल्डिंग में हमें नहीं मिले। इनकी बिल्डिंग का गार्ड गेट पर ही था। किसने मारा मेरी बेटी को? अमन। देखिए सर, अमन तो लॉकअप में है, वो कहाँ मार सकता है। अभी जो केस उस पे लगे हैं उससे बचने में ही उसे पूरी उम्र निकल जाएगी। चलिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको किसी और पर शक हो तो बता दीजिए। नहीं सर, और किसी पर तो हमें शक नहीं। पुलिस चली गई तो नील और नित्या तन्नू के पास गए और बाहर उसे देखते देखते नित्या रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तन्नू का दोस्त विक्रम भी भागा भागा आया। अंकल, क्या हुआ तन्नू को? तन्नू के पापा भी टूट चुके थे। वो विक्रम के गले लग के रूहान से हो गए और सब कुछ विक्रम को बता दिया।
मैंने पहले ही उसे कहा था अंकल कि वो उस कमीने से दूर हो जाए, पर उसे तो प्यार था। तन्नू के मम्मी पापा के आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी नर्स आई। सर, वो मिस तन्नू को होश आ गया है क्या? सब खुशी से उसके रूम की तरफ भागे। डॉक्टर ने सबको रोक दिया। एक वक्त में एक लोग मिलने जाए। तन्नू के पापा चले गए। तन्नू मेरा बच्चा। उन्होंने तन्नू का हाथ हाथों में लिया। तू ठीक हो जाएगी। तन्नू के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसने किसी तरह पापा का हाथ दबाते हुए कहा, मम्मी। तन्नू के पापा को लगा वो मम्मी को बुला रही है। उन्होंने तुरंत तन्नू की माँ को बुलाया। माँ ने तन्नू के सिर पे हाथ रख दिया। दवा, ऑपरेशन और सुई के दर्द से कुछ ही देर में वो सो गई। सब खुश थे कि तन्नू को होश आ गया है, पर डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था, कई बार मरीज होश में आने के बाद भी नहीं बचता, तो आप लोग खुद को संभालिए। नील और नित्या भी अंदर गए और तन्नू को देख के नील की आंखें भरी थी। हे भगवान, क्यों तूने इस लड़की की किस्मत में दुख ही दुख भरे हैं। ऊपर से देखने पे लगता है सब कुछ तो था इसके पास, पर अंदर से इतनी खोखली। दर्द के सिवा इसे क्या मिला दुनिया से। प्लीज भगवान, तन्नू को बचा लो। तभी नित्या के पेट में जोर का दर्द होने लगा। शायद पूरे दिन खड़े रहने की वजह से। नील उसे डॉक्टर के पास ले गया और विक्रम ने भी अंकल आंटी को आराम करने की सलाह दी। बेटा, जिसकी जवान बेटी उसके जीते जी मौत की गोद में पड़ी हो, वो पिता कैसे आराम कर सकता है। ये सब मेरे ही पूर्व जन्मों के कर्म लगते हैं, जो मेरी बेटी की किस्मत में खुशियां नहीं टिकती। अंकल, आप अपना ध्यान रखिए। आंटी, आप दोनों घर जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। तन्नू के मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, पर विक्रम ने जिद की तो वो एक बार के लिए तैयार हो गए। उस वक्त कोई भी नहीं था वहाँ। विक्रम बाहर बैठा था। 1 घंटा हो गया था। तभी विक्रम के फोन पर किसी की कॉल आ गई और वो बात करता करता गलियारे में घूमते हुए बाहर निकल आया। इधर कमरे में अकेली लेटी तन्नू की ऑक्सीजन मशीन को किसी ने उसके मुंह से हटा दिया। थोड़ी देर में तन्नू की सांसों की लड़ी टूटने लगी थी। वो जो भी था अपना काम करके निकल गया था। तभी नर्स इंजेक्शन देने आई और तन्नू का हाल देख के चिल्लाने लगी और डॉक्टर को बुलाया। तभी नील और नित्या भी वहां आ गए। वहां किसी को ना देख के वो तन्नू के रूम में आए तो नर्स ने पूरी बात बता दी। नील का खून खोल रहा था। आखिर कौन था ये जो उस मासूम लड़की को अभी भी जीने नहीं देना चाहता था। तब तक विक्रम भी सॉरी सॉरी करते आ गया। नील ने उसे लताड़ लगाई। गलती मेरी है, मैं मानता हूँ। यार, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए था। पता नहीं कौन है जो तन्नू की जान का दुश्मन बन गया है। खबर मिलते ही तन्नू के मम्मी पापा भी भागे आई। उनको अपने जाने के फैसले पर गुस्सा आ रहा था। विक्रम भी खुद को दोषी समझ रहा था। आंटी ने सबको समझाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरी बेटी की जान की रक्षा करो प्रभु। एक बार फिर से सब डर के साए में थे। कौन था जो तन्नू की जान का यूं दुश्मन बन बैठा था। मौत की मुंह में पड़ी तन्नू को होश आया तो सबको देख के उसके मन में बस एक ही ख्याल आया था, दिल करता है पलट जाऊं आसमान की तरफ, जमीन वालों का मिजाज नहीं मिलता मुझसे। आखिर कौन था वो जो उस मासूम मौत से जूझती लड़की को दोबारा मौत के आगोश में भेजना चाहता था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी। यहाँ तक कि पुलिस ने अब तन्नू के रूम के बाहर भी 2 गार्ड तैनात कर दिए थे। पूरे 1 हफ्ता बीत गया था। तन्नू की हालत में सुधार हो गया था, जिसे देख के डॉक्टर भी आश्चर्य में थे। तन्नू के जीने की इच्छा उसे मौत के मुंह से भी वापस ले आई थी, पर अभी उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता था। तन्नू हॉस्पिटल में ही थी। उसके मम्मी पापा उसके साथ ही रुके थे। नील और नित्या भी लगभग रोज ही तन्नू से मिलने आते थे। नित्या का 7वां महीना था, तो अब नील उसकी काफी देखभाल करता था। विक्रम भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता था। इस बीच तन्नू का ऑफिस विक्रम और नीली मिलके देख रहे थे। तन्नू का स्टाफ भी तन्नू से मिलने हॉस्पिटल जाया करता था। तन्नू थी ही इतनी हेल्पफुल, वो सभी की हेल्प करती थी, इसलिए हर कोई उसे चाहता था। पर कोई ऐसा भी था जो उसकी अच्छाई का गला घोटने की फिराक में था। आज तन्नू की मेड चांदनी उससे मिलने हॉस्पिटल गई थी। चांदनी से मिलके तन्नू भी काफी खुश थी। अमन के बारे में चांदनी की बातें सुन के तन्नू के माँ बाप भी सोच में थे कि चांदनी को बताया, पर उन्हें नहीं। कितना दबाव था मेरी बच्ची पर। सबके जाने के बाद तन्नू आराम कर रही थी। अब वो पहले से ठीक जरूर थी,
पर कमजोरी अब भी थी। तन्नू अपने रूम में आराम कर रही थी। उसके मम्मी पापा जरा डॉक्टर के रूम में उसे डिस्चार्ज कराने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी करने गए थे। तन्नू आंख बंद करके लेटी थी। बाहर के कांस्टेबल भी जरा चाय पानी पीने के लिए वहां से हिले ही थे कि तन्नू के रूम में कोई दाखिल हुआ। तन्नू लेटी थी, सोई नहीं थी। वो जो भी था, उसने तकिए से तन्नू का मुंह दबाने की कोशिश की, पर तन्नू जाग रही थी। फौरन उसने धक्का दे दिया और उसने जिसको देखा वो देख के उसके होश उड़ गए। तन्नू को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि तन्नू की सास थी। तन्नू ने उनको धकेल दिया। वो बाहर भाग रही थी। तभी तन्नू के मम्मी पापा आ गए। ये क्या हो रहा है पापा ये? तब तक तन्नू की सास ने तन्नू के पापा को धकेल दिया और बाहर की तरफ भाग गई। दोनों कांस्टेबल ने भी जब भागते हुए देखा तो वो भी पता करने के लिए भागे, पर तन्नू की सास हॉस्पिटल से निकलते ही गायब हो गई थी। तन्नू ने अपने मम्मी पापा को बताया कि कैसे उसको मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सास है। तन्नू की सास उसे नफरत करती है, ये तो तन्नू को पता था, पर इस तरह का कोई कदम उठा सकती है ये नहीं पता था। तन्नू के पापा ने उसे संभाला और कांस्टेबल को सब बता दिया। अगले कुछ ही देर में पुलिस अमन के घर पहुंच गई। अमन की मां उनको घर पे ही मिली और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पर यह क्या, उसने एक बार भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। अगले दिन तन्नू को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तन्नू मम्मी पापा और विक्रम के साथ पहले पुलिस स्टेशन पहुंची। तन्नू के सामने उसका पति और उसकी सास जेल में थे। पुलिस ने उसकी सास से पूछा, क्यों तुमने उसे मारने की कोशिश की? और वो औरत बिना डरे बिना घबराए बस तन्नू को घूरती रही। फिर जमीन में थूकते हुए बोली, अपने बेटे की पसंद को पसंद करके हमने पहले ही गलती की थी। ये लड़की, इसने मेरे बेटे से मुझे दूर कर दिया था। ना घर को वंश दे पाई, ना हम सबके लिए दहेज लाई, बस इसके पापा ने जितना दिया ले आई। और तो और मेरे बच्चे को कोई खुशी देने लायक भी नहीं थी। वो रोज दारू पीकर आने लगा था। मैंने सोच लिया था इस पनौती से मैं अपने बेटे को दूर रखना चाहती थी, पर इसने अपने बाप के पैसे का रोब दिखाया। अमन को मैंने समझाया और फिर उसने इसे गलत समझना शुरू किया। फिर सही टाइम देख के मैंने इसकी शादी एक लड़की नित्या से कर दी। उसका बाप उसकी शादी के लिए जल्द से जल्द रिश्ता ढूंढ रहा था और मुझे वो लड़की पसंद आ गई। अच्छा दहेज मिला मुझे। अब वो वंश लाने वाली थी कि तभी तुम सब आ गए मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने। पर आपको तन्नू क्यों नहीं पसंद? मेरा बेटा मेरी मर्जी के साथ साथ इस लड़की की बात भी मानना शुरू हो गया। कैसे मैं अपने बेटे को खुद से दूर जाने देती? दूसरा घर लेकर दोनों वहां चले गए। फिर भी इस लड़की को चैन नहीं था। मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा था सिर्फ इस लड़की के कारण। कुछ भी बक रही है आप? इतनी सी बात के लिए मेरी बेटी की जान लेने चली आई। आज तुम्हारी इस बेटी के कारण ही मेरा बेटा जेल में है। मेरे परिवार को बर्बाद करने वाली इस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तन्नू की सास ने पास पड़ा चक्कू उठाया और तन्नू की तरफ बढ़ी ही थी कि पुलिस ने उनको रोक लिया और चुप करा लिया। बस बहुत हुआ। आपका बेटा इनकी नहीं बल्कि अपनी खुद की गलतियों के कारण जेल में है। पुलिस तन्नू की सास को भी ले गई। तन्नू के ससुर ने उससे माफी मांगी। तन्नू जानती थी जो भी हुआ है इसमें किसी और की गलती नहीं, बस उसकी सास और अमन इन सबके जिम्मेदार है। उसने उनको माफ कर दिया, पर अब वो उस घर में ज्यादा नहीं रुकना चाहती थी। थोड़ी ही देर में सब तन्नू के घर आ गए। किसी को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो सकती है। वैसे भी गलत करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते। अमन और उसकी माँ ने जितना कुकर्म किया था उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। दोनों जेल में थे। तन्नू अब ठीक थी, बिना कुछ करे ही। गलती करने वाला जेल की सलाखों के पीछे था। अब तन्नू एक नई शुरुआत करने वाली थी। तन्नू की जिंदगी अब ढर्रे पर आ गई थी। वो अपनी जिंदगी में अब खुश थी। एक रिश्ता जो उसकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रहा था, उससे तन्नू को छुटकारा मिल गया था। तन्नू के मम्मी पापा उसी के साथ थे। बिजनेस का काम भी सही चल रहा था। 2 महीने बीत गए थे। तन्नू अब पूरी तरह ठीक थी। अपना ऑफिस संभाल रही थी। कई बड़ी बड़ी कंपनी के साथ तन्नू का बिजनेस बढ़ रहा था। इधर कोर्ट केस में भी तन्नू का पक्ष ही भारी था। अमन और उसकी माँ पूरी कोशिश में थे कि किसी तरह बच जाए, और उनके पाप का घड़ा अब भर चुका था। लगभग 1 हफ्ते बाद ही
नित्या ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया था। उस वक्त तन्नू ऑफिस में थी। खबर सुनते ही वो अपनी मीटिंग छोड़ हॉस्पिटल भागी। हॉस्पिटल में तन्नू के मम्मी पापा पहले से मौजूद थे। नील बच्ची को गोद में लेकर ऐसे खड़ा था मानो अब उसे और किसी से मतलब ही नहीं। वो बच्ची थी ही इतनी प्यारी, बिल्कुल गोल मटाल, रूई सी नाजुक। तन्नू को वहाँ खड़ा देख नील की आंखें भर गई थी। नित्या भी उठ गई थी। तन्नू दोनों के पास गई। नील के हाथों से बच्ची को गोद में लेकर तन्नू सोच रही थी, कितनी प्यारी जान है। अगर उस दिन हम टाइम पर ना पहुंचते तो। आगे का मंजर सोच के ही सबकी आंखें भर गई थी। तभी तन्नू के पापा ने सबको चुप करवाया और बाहर मिठाई लेने चले गए। तन्नू ने नित्या को गले लगा लिया। नित्या और तन्नू दोनों की आंखें बरस रही थी। दीदी, आपकी वजह से आज मैं और ये दोनों सही सलामत है। मैंने जन्म जरूर दिया है, पर इसकी जान की रक्षा करने वाली माँ आप हो दीदी। ये आपकी बिटिया है। नित्या की बातें सुन तन्नू ने बच्ची को चूम लिया। तब तक तन्नू के पापा आ गए। पूरे अस्पताल में उन्होंने मिठाई बांटी, नर्स को बख्शीश दी। सब बहुत खुश थे। तभी एक औरत आई, आपकी यहाँ बेटी हुई है, तब क्यों इतना खुशी मना रहे हैं? ये तो वैसे भी बोझी है। इतना सुनते ही तन्नू का खून खोल उठा, पर पापा ने उसे रोक दिया और खुद उसके पास जाकर बोले, देखिए बहन जी, आप खुद लड़की होकर ऐसी बातें करती है लड़कियों के लिए, तो और क्या करूं? लड़कियों की तो जिंदगी बेकार होती है। माँ बाप बोझ समझते हैं, ससुराल वालों के लिए भी बोझ है हम। औरत जाए तो जाए कहाँ? हमारा तो पैदा होना ही बेकार है। तन्नू के पापा बोले, सही कहा, तब तो आपका पैदा होना जरूर बेकार ही है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो अभी आप कह रही थी। हटिए भाई साहब, हम औरत किसी से कम नहीं। चाह ले तो अच्छे अच्छे को रुला दे। आप कह कैसे सकती हैं? लड़कियां किसी से कम नहीं होती। मैं खुद अकेली माँ हूँ, अपने 3 लड़कों को अकेले पाला नौकरी करके। वो तो आज मेरी बहू को बेटी हुई थी तो यहाँ आई थी। उस औरत की बातें सुन के सब हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि तन्नू के पापा ने उसकी ही बातों में उसे फंसा दिया था। सबको देखकर उस औरत को भी समझ में आ गया। माफ करिएगा भाई साहब, मैं ऐसी हूँ नहीं, पर यह समाज हमारी सोच ऐसी ही बना देता है। बेटे का होना ही हम लोग बोझ समझ लेते हैं। उनके पैदा होते ही हमें शादी की चिंता चढ़ जाती है। बोझ बन जाता है उनका दहेज। बस इसलिए हम सब जानते हैं बहन जी, पर इसलिए तो समाज हमसे ही बनता है, और परिवर्तन अगर चाहते हैं तो पहले हमसे ही करनी होगी। क्या हुआ जो दहेज के कारण बेटी की शादी नहीं हो रही? बेटी को उसके पैरों पर खड़ा कर दीजिए। कमाने वाली बहू कौन नहीं चाहता? पढ़ी लिखी है। आप सोच को थोड़ा बदल के सोचिए। बेटियां बोझ नहीं है, बल्कि उनसे ही तो हमारा घर संसार महकता है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, पर आजकल तलाक के इतने केस आ रहे हैं, फिर ब्याही बेटियों का घर बिठाना भी तो एक पापी है जमाने में। क्या बात करती है बहन जी? शादी के पहले जो बेटियां आपकी आंख का तारा थी, शादी के बाद वो आंख की किरकिरी क्यों बन जाती है? शादी के पहले आप उसके हर दर्द पर आंसू बहाती थी, तो शादी के बाद वो अपने ससुराल में कितनी भी प्रताड़ित हो, आप उसे वहीं रहने की सलाह क्यों देती है? समाज हंसेगा, बोलेगा, पर कभी भी समाज आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। जो समाज आपको आपकी बेटियों के लिए बोली बोलेगा, वही समाज अपनी बेटियों की एक आह पर सब कुछ भूल जाएगा। ये समाज, ये 4 लोग, ये सब हम आप ही तो है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। हाँ, दोनों के कर्तव्य, दोनों के अधिकार, दोनों के विचार में अंतर है, पर है दोनों एक दूसरे के पूरक। तो ऐसे में बेटा होता बेटा होते की जगह आप अपनी बेटी को ही अच्छा पालन पोषण दे, उतना ही काफी है। लड़का हो या लड़की, आजकल आपका वंश कोई नहीं चलाएगा। अगर बेटी दामाद के साथ जाएगी तो बेटा भी अपनी पत्नी के साथ नया आशियाना बना लेगा। तो क्यों ये वंश और हमारा परिवार इत्यादि की बातें करे। रानी लक्ष्मीबाई, वो भी एक लड़की थी। उनको हर कोई जानता है, वही उनके पति को ज्यादा लोग नहीं जानते, जबकि वो तो लड़की थी। कल्पना चावला, उनके पिता या भाई को हम तो नहीं जानते, पर उन्हें जानते हैं, वो तो लड़की थी। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने। वंश और नाम करेगा, ये सब बातें अब कहने की है बस। आज दोनों समान है। बस बस भाई साहब, मैं समझ गई, मुझे माफ करिए। लाइए लड्डू खिलाइए। लक्ष्मीबाई जो आई है, और सब खिलखिला के हंसने लगे। कुछ महीनों बाद तन्नू अपना ऑफिस संभालती है।
नील और नित्या उसकी मदद करते हैं। विक्रम ने भी शादी कर ली। तन्नू के मम्मी पापा बच्ची को संभालते हैं। तन्नू ने बच्ची का नाम वंशिका रखा है और वो तन्नू और नित्या दोनों की बच्ची है। अमन और उसकी माँ को बेल नहीं मिली और उनको 14 साल की कड़ी सजा मिली है। तन्नू अब अपनी जिंदगी में व्यस्त है। साथ ही अपने खुद के पैसों से उसने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोल दिया है जिसमें उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। तन्नू जो करना चाहती थी वो उसने किया। सिर्फ अपने लिए ही जीना जिंदगी नहीं है। मर जाओ पर कुछ कर जाओ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।